मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 36 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के वाचन के क्रम में मैं भाग 37 और 38 का वाचन करूंगा। तो लीजिए सुनते हैं पहले भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वह शाम भी आ ही गई। दोनों घरों में लानत मलामत गाली गलौज के गीत गाए गए। थोड़ी बहुत मारपीट का नाच भी हुआ। फिर जो होना था वही हुआ। परवीन सुल्ताना उर्फ परी उर्फ विद्या बेगम नदीम खान बन गई। बेगम परी को अपनी जिंदगी से कोई गिला न था। अपने शहर फतेहगढ़ की दहशत और रोहतक रोड पर हो सकने वाली मौत के सामने सब मुनासिब था। और आज जब लायलपुर में जिंदगी सामने थी, तब तो सब कुछ मुनासिब था ही। पड़ोसी नादिरा बेगम तो शादी के जश्न में शामिल होने, बहू की बलाएं लेने और पंजाब की जमीन में नार गाड़े जाने की दुआएं देने आई थी। हाथ में फिरोजे की अंगूठी, कान में फिरोजे के कुंडल, नाक में फिरोजे की कील और उसी रंग का रेशमी गरारा जिसमें उनके कुल्हे पंचक्की के पाटों की तरह रगड़ खा रहे थे। उन्होंने जूतम पैजार का नजारा देखा तो बिगड़ उठी। अरे, यह क्या कर रहे हो तुम लाला लोग? दलिए कहीं के, बहुत हो गया खून खराबा। अब तो चैन से जिंदगी शुरू करो। मैं तो जश्न मनाने और दुआएं देने आई थी। न सही नूर पुलाव, सीरमाल और कुरमे की दावत। यह औरतों को इज्जत दिए जाने का दिन है, इसका तो ख्याल करो। तब नदीम साहब की बड़ी बीबी ने सुबकियों, बदुआओं और कोसनों के बीच कहा था, यह तो हिंदू आइन है, नापाक है। नहीं, घोड़े का मुंह, आग की लपट और औरत की कोख कभी नापाक नहीं होती। और बरसों बाद तलक परी उर्फ विद्या अपनी कोख के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। हालांकि उसकी कमर में सलवटें तो नहीं पड़ी, पर नदीम साहब ने उसे भरपूर मोहब्बत और इज्जत दी। परी ने भी उन्हें 3 औलादें दी। फिर उन्हें फालिज मार गया और सरकार ने इतनी मेहरबानी की कि उनके बड़े बेटे परवेज को उसी फॉरेन ऑफिस में उनकी जगह दे दी। परी का ज्यादातर वक्त तब उनकी खिदमत और देखभाल में बीतने लगा। वह सुबह उनकी हाथ मुंह धुलाती, चाय और बिस्कुट देती, दोपहर को मक्के का दलिया या खिचड़ी खिलाती, घर में आए रिसालों से उन्हें शेरो शायरी और अफसाने सुनाती, रात को गोश्त का शुरबा पिलाकर सुला देती। इन्हीं किसी एक रिसाले में परी ने अदीब की एक कहानी का तर्जुमा पढ़ा था। तब उसका माथा ठनका था, कहीं यह वही तो नहीं जिसे उसने बहुत पहले कानपुर स्टेशन पर छोड़ा था। उसी शाम परवेज ने आकर खबर दी थी, अम्मी, मेरी पोस्टिंग भारत में हो गई है, अपनी एम्बेसी में। अगले महीने मुझे दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? खाट पर पड़े नदीम मियाँ की आंखों में चमक सी आ गई और वे लड़खड़ाती आवाज में बोले थे, दिल्ली? वहीं तो अपने घर हैं, कूचा सादुल्ला खां में, नाहर वाली हवेली। और जब कभी मौका लगे तो एक जगह और देखते आना। कौन सी जगह अम्मी? कानपुर स्टेशन। कानपुर स्टेशन? परवेज ने ताजुब से कहा, यह कौन सी बात हुई अम्मा? बात तो कोई नहीं, भारत की एक कहानी का तर्जुमा पढ़ा था, उसमें कानपुर स्टेशन का खासा जिक्र आया था, तो लगा कुछ खास होगा वहां। मैंने तो वैसे ही कह दिया, नहीं तो अपने लाहौर से बेहतर तो कोई शहर नहीं। ठीक है अम्मा, हम कुचा सादुल्ला खां भी जाएंगे और कानपुर स्टेशन भी देख आएंगे। हाँ बेटे, अपने घरों को अच्छी तरह प्यार से देखना, नदीम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। और सुनो, वहीं अजमेरी गेट के कुचा चेलान में
एक हकीम जी हुआ करते थे, हकीम अशरफ अली खैराती साहब। फालिज की अक्सर रामबाड़ पुड़िया उनके पास होती थी। वक्त मिले तो उनके दवा खाने से हमारे लिए दवा भिजवा देना। शायद वतन की पुड़िया से मेरा अधरंग ठीक हो जाए। नदीम की जीभ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। वहीं सामने मस्जिद है, वहां के दिए में मेरी तरफ से 11 पैसे का तेल डलवा देना। छुट्टियों में आना तो कुतुब नर्सरी से बेर के पौधे की एक पौध लेते आना। यहाँ बेर होता ही नहीं। अब्बा, आप हमें लिस्ट बनवा देना, क्या क्या देखना है, किस किस से मिलना है, क्या क्या लाना है, मैं सब ले आऊंगा। बस ताजमहल और औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लाने को मत कहना, वह मैं उठा नहीं ला पाऊंगा। यह सुन के परी के याकुती होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नदीम उदास हो गए तो परी ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी तरह अब अपनी यादों को यहीं रोपिए। उधर देखिए, खिड़की के बाहर कितना खूबसूरत है वह खजूर के पेड़ों का झुंड। जिन दिनों खजूर फलते हैं तो कितनी मधुमक्खियां गाती गुनगुनाती आती हैं। नदीम ने परी को देखा, फिर धीरे से बोले, बेगम, शहद के छत्ते तो सिकरी के बुलंद दरवाजे में लगते हैं, कभी जाओ तो देखना। इन दिनों तो वहां जमुना और बेतवा के कछार में टेसू फूल रहे होंगे, ढांग के जंगल दहक रहे होंगे। परी ने उनकी उदास आंखों को देखा। बेगम, यादों को रोपने में सदियां लगती हैं। नदीम की जुबान बेतरह लड़खड़ा रही थी। और जो याद आए वही अपना होता है। बेगम, मेरे आधे जिस्म की यादें खो गई हैं, इसलिए यह सुन्न पड़ गया है। परी ने अपनी मरमरी गुदाज बाहों में उन्हें लपेट लिया और सुन्न पड़े जिस्म को जगह जगह चुमते हुए कहा, मेरे सरताज, मैं आपको ठीक कर लूंगी। अल्लाह फिर हमें अच्छी अच्छी यादें बख्शेगा। कुर्तुल एन हैदर की आग की दरिया तब उसे सामने बहता नजर आया। तभी पड़ोस की बस्ती से तेज मातमी आवाजें आने लगी। परी और नदीम ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा। यह मातम? वह तेजी से उठी और खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। खजूर के पेड़ों के पार से रोने बिलखने की आवाजें और तेज तेज आने लगी। उसका दिल किसी गंभीर आशंका से धड़का। न जाने किस घर पर कौन सी बिजली टूट पड़ी है। उसने आसमान की तरफ देखा। अबाबिलों का झुंड उड़ता हुआ उसके सामने से गुजर गया। गली से गुजरते एक आदमी ने खबर दी, बीबी, जंग छिड़ गई है। सरहद से अब्दुल गनी के बेटे के मरने की खबर आई है। परी का दिल बैठ सा गया। पीछे से नदीम की लड़खड़ाती आवाज आई, क्या बात है बेगम, क्या फिर कोई पाकिस्तान बन रहा है? परी ने सामने देखा। आसमान में अबाबिलें तो नहीं, पर लाखों तितलियां उड़ती चली आ रही थी। कुछ ही पलों में नजारा स्पष्ट हो गया। वे जिंदा तितलियां नहीं, तेज बारूदी हवा पर उड़कर आए तितलियों के पंख थे। वे खजूर के पेड़ों पर सुस्ताने बैठ गए। जिन्हें जगह नहीं मिली वे तैरते तैरते पथरीली जमीन पर ही लेट गए। परी ने उन टूटे पंखों को देखा, फिर खजूर के पेड़ों को, फिर टूटे पंख की तरह लाचार पड़े नदीम को। और जैसे उसने खुद से ही खामोश सवाल किया, क्या पता मधुमक्खियां इस बार आएंगी या नहीं। बारूदी मौसम में वे शायद आना पसंद न करें। खामोशी ने जवाब दिया, मालूम करो बेगम, यह जंग क्यों शुरू हुई है। बिस्तर पर पड़े नदीम ने भारी आवाज में कहा, अब्बा, आप परेशान मत होइए। परवेज ने आकर कहा। तो नदीम को ताजुब हुआ, तुम तो हिंदुस्तान जा रहे थे, क्या हुआ? जंग की वजह से उड़ानें बंद हैं। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से लौट कर आया हूं। लेकिन यह जंग, बंगाली अपना पाकिस्तान चाहते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान क्या कर रहा है? वह बंगालियों को उनका पाकिस्तान बनाने में मदद दे रहा है। तो अब कितने पाकिस्तान बनेंगे भाई? खुद पाकिस्तान में से कितने पाकिस्तान पैदा होंगे? पंजाब के सरायकी अपना सूबा मांग रहे हैं, पुराने सिंधी अपना सिंधु देश बनाना चाहते हैं।
जैसे यहाँ लोगों ने पंजाबी उर्दू की लड़ाई छेड़ दी है, वैसे ही वहाँ सिंधी उर्दू की लड़ाई चल रही है। और पख्तून अपना पख्तूनिस्तान, अताउल्ला मेंगल आजाद बलूचिस्तान मांग रहा है। और अपने मुजाहिर भाई सिंध कराची में अपना एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सुना है कि वहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भी हिंदुस्तानियों से अपना हिंदुत्ववादी पाकिस्तान मांग रहे हैं। लंका में तमिल अपनी लंका अलग करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में यही हो रहा है अब्बाजान। इसराइल की सीमा पर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। रवांडा में कत्लेआम चल रहा है। हुतू कबीलों ने 5 लाख तुस्सियों को मार डाला है। हद तो यह है कि सिंधी लोग अपने कायदे आजम जिन्ना साहब को भी मुजाहिर मानते हैं। उन्होंने कायदे आजम की तस्वीरों तक की बेकदरी की है। सरहद पर मारकाट चल रही है। छम जोरियां, खेमकरण की पहाड़ियां और मैदान खून से नहा रहे हैं। अभी परवेज यह कह ही रहा था कि चारों ओर पटाखे छूटने लगे। कराची के आसपास बांग्लादेशियों की बस्ती में चोरी छिपे जश्न मनाए जाने लगा। बांग्लादेश बन गया था। और कायदे आजम की मजार की दीवार पर किसी टोबा टेक सिंह ने यह इबारत लिख दी थी, कायदे आजम, आपका आधा एहसान हमने उतार दिया। और उधर बांग्लादेश के बंकरों से नंगी नौजवान लड़कियों की कतारें निकल रही थी। उनकी कोखें खून के सूखे चकत्तों से सनी हुई थी। वे चलती फिरती मुर्दार मूर्तियों में बदल गई थी। उन्हें देखकर दूसरा टोबेटेक सिंह लखनऊ का मुद्रा राक्षस चीखा था, वह सियों, यही है तुम्हारी हार और जीत की निशानियां। युद्ध कहीं भी हो, किसी जमीन पर हो, किसी भी वजह से हो, यही होता है। और उसने अदीब को अपनी कहानी का मसविदा थमा दिया। पढ़ो इसे, जोर जोर से पढ़ो, ताकि दुनिया का हर इंसान इसे सुने। पढ़ो, यही हर सरहद पर होता है। और अदीब ने आसपास का सामान सरकाकर उस मसविदे को पढ़ना शुरू किया। पत्नी चुपचाप अपने बाल संवारती रही। उसके बाद उसने सावधानी से अपने ओठों को रंगा और उंगली में बचा रंग अपने मुलायम गालों पर रगड़ने लगी। अचानक तभी एक साथ कई धमाके हुए। कमरे की खिड़की का शीशा टूटकर नीचे आ गिरा। इधर उधर से धमाकों और चीख पुकार का शोर आता रहा। कभी मोर्टार, कभी गोलियां, कभी बम। फिर उसके बाद मौत की खामोशी। बस्ती खाली हो चुकी थी। जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला, वे कहीं छिपने की कोशिश में थे। धमाके फिर हुए। पति ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारी तरफ की फौज उनसे मुकाबला नहीं कर रही है, तो फिर वे लोग इस तरह गोलाबारी क्यों कर रहे हैं? उनकी मर्जी, पत्नी ने लापरवाही से कहा। यह भी मुमकिन है कि वे लोग सिर्फ यह बताने के लिए गोलाबारी कर रहे हों कि वे आ रहे हैं। आखिर वे यहां बाजे बजाते हुए तो नहीं आएंगे। कई घंटे बाद बाहर कुछ आहटें हुई। पति ने कहा, वे आ गए। दरवाजे पर कई छाएं दिखाई दी। वर्दी वाला अफसर अंदर आया और पति से बोला, डरने या भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हमारी मदद अच्छी तरह की तो हम तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे। इसी बीच पीछे के कुछ सैनिकों में हलचल हुई। शायद और ज्यादा लोग आ गए थे। वे भी चिल्लाए, हैं? औरत? औरत? बीवी थोड़ी विचलित सी हुई, फिर संभल गई। सधी आवाज में उसने वर्दी वाले अफसर से पूछा, यह तुम्हारे ही सिपाही हैं? हाँ। क्या तुम इन्हें अनुशासन में नहीं रख सकते? बीवी ने कहा। सैनिक जैसे उत्तेजित होकर आगे लपके। अफसर उनकी ओर तेजी से पलटा और कड़कती आवाज में उसने सैनिकों को नियंत्रित रहने का आदेश दिया। सैनिकों में क्षोभ उमड़ आया। हमने इस इलाके को जीता है, यह लूट का माल है, हम इसे लेंगे। वे चिल्लाए, बाहर निकल जाओ। अफसर दहाड़ा। सैनिक धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर निकल गए। बाहर निकलकर किसी एक ने उस औरत और अफसर को लेकर भोड़ी सी गाली दी। क्षुब्ध अफसर लपक कर बाहर आया, लेकिन तब तक वे सभी कहीं गायब हो चुके थे। अफसर उस औरत की ओर लौटा। अब उसे अचानक लगा कि उस कमरे में कोई औरत है और वह एक विजेता सैनिक अफसर है। औरत की ओर उसने ध्यान से देखा।
औरत का चेहरा भाव शून्य था, पलकें भी नहीं झपक रही थी। उसने उसे फिर देखा। उसके बालों और कपड़ों पर गर्द थी, लेकिन औरत कम खूबसूरत नहीं थी। अफसर उसकी ओर बढ़ा और उसके बालों और कपड़ों पर पड़ी गर्द उसने झाड़नी शुरू कर दी। औरत के चेहरे से लेकर उसके शरीर तक में कोई जुम्बिश नहीं हुई। तभी उसकी निगाह उसके पति पर पड़ी। वह उसके पति पर गरजा, अबे गधे, घर में जो भी खाने का सामान हो लेकर आ। पति तेजी से अंदर की ओर लपका। तभी उसने फिर कहा, और देखो, भागने की कोशिश मत करना, वरना सारी बस्ती में मेरी फौज मौजूद है, गोली मार दी जाएगी। पति आदेश सुनकर अंदर चला गया। उसके जाते ही जैसे वह मूरत की तरह खड़ी औरत हिली, अफसर ने देखा। वह कुछ और ज्यादा हिली और फिर सहसा बाहर की ओर भागी। पलक मारते ही अफसर उसकी ओर झपटा और उसने उसे कमर से पकड़ लिया। औरत ने अफसर की कलाई में दांत गड़ा दिए। अफसर ने उसकी कमर पर एक घूंसा मारा। औरत चीखी नहीं, कराही भी नहीं। उसने दोनों हाथों के नाखूनों से उसका चेहरा खरोच डाला। लेकिन जल्दी ही जैसे तैसे उस लंबे चौड़े अफसर ने उसे काबू में ले लिया। उसके हाथ पीछे जकड़ लिए। इस हालत में औरत की छातियों का उभार और ज्यादा पुरकस हो उठा। अफसर ने उसके सारे कपड़े नोच डाले। एक एक धज्जी उसने चीरकर फेंक दी। वह बेहद उत्तेजित हो चुका था। उसने औरत को उठाकर नीचे कर लिया और और फिर अफसर ने औरत के नंगे शरीर को दो एक बार जोर जोर से भींचा और झटके से अलग करके उसे नीचे लुढ़का दिया। गिरी हुई औरत धीरे धीरे उठकर बैठ गई, वहीं फर्श पर ज्यों की त्यों। तभी उसका पति, जो दरवाजे के पास ठिठका खड़ा था, खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया। अफसर ने अपनी स्टेन गन उठाकर गोद में रख ली। इसके बाद वह खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद वह पानी पी ही रहा था कि दरवाजे पर फिर शोर उभरा। वहीं तमाम सैनिक फिर आ धमके थे। वे चीखने लगे, सर, सर, हमें समूची बस्ती में सिर्फ 4 औरतें मिली, जो इस कदर बूढ़ी हैं कि कुत्ता भी उन्हें सूंघना नहीं चाहेगा। सर, आपका काम हो चुका, यह औरत हमें दे दीजिए। और वह अनावृत औरत उसी तरह बिना किसी झिझक के उठकर खड़ी हो गई थी। वह खूबसूरत औरत पुतली की तरह धीरे धीरे सैनिकों की भीड़ की ओर बढ़ी और तब तूफान सा आ गया। वे सारे के सारे एक साथ उठ पर टूट पड़े। कितनी ही बाहों में होता हुआ औरत का सुनहला गुलाबी शरीर उनके बीच कभी कभी इस तरह चमक जाता, जैसे बाढ़ के गंदले पानी में से किसी बच्चे का खिलौना डूबता उतराता सा बह रहा हो। दूसरी सुबह वही वर्दी वाला अफसर लौटा। उसके साथ कुछ और ऐसे लोग थे जो बूथ की तरह काम कर रहे थे। उन्हीं में दो तीन पत्रकार थे। अफसर ने औरत को बताया, यह हमारे मुल्क के मोअज्जिज अंग्रेजी पत्रकार हैं। इनका कहा और लिखा दुनिया पढ़ती है, गुनती है। इन्हें तुम्हारा बयान चाहिए, समझें। टेप रिकॉर्डर चलने लगे। उस औरत का बयान दर्ज होने लगा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मन मुल्क के सिपाही हमारे साथ इतना अच्छा सलूक करेंगे। हम इनका आभार मानते हैं। टेप रिकॉर्डर चले गए, अंग्रेजी पत्रकार भी चले गए और वह अफसर भी शुक्रिया कहकर चला गया। रात अंधेरी थी, साए साए कर रही थी। तभी एकाएक फिर धमाके शुरू हुए। बम गिरने लगे, गोले फटने लगे। मशीन गन फायर फिर दीवारों खिड़कियों से टकराने लगी। फिर एकाएक ऐसा पुरजोर धमाका हुआ कि मकान की चूलें हिल गईं। पति ने घबराते हुए भी राहत की सांस ली और कहा, लगता है हमारी फौजें आ गई हैं, अब हम मुक्त हो जाएंगे। किससे? दुश्मनों और दुर्भाग्य से। एकाएक पास ही मशीन गनों की गोलियां चलने लगीं, साथ ही गोले भी फटने लगे। उसी मौत और दहशत के बीच उसके पति ने खिड़की से देखकर वर्दियों को पहचाना। उसी के मुल्क के फौजी थे। वे फतह हासिल करते हुए दुश्मन का सफाया करते एक एक मकान में घुस घुस कर जाबाजी से उसे खदेड़ रहे थे और अपने मुल्क की बस्ती को आजाद करा रहे थे। एकाएक उन्हें यह घर भी मिल गया, एक औरत वाला घर,
मुल्की अफसर ने अपने सिपाहियों को अनुशासन में रखते हुए बाहर जाने का हुक्म दिया। उसके साथ वही कुछ किया जो दुश्मन फौज का पराजित अफसर और उसके सिपाही उसके साथ करके भाग गए। फिर उसके मुल्क के कई अंग्रेजीदा पत्रकार आए। औरत मादरजाद नंगी खड़ी थी। अपने मुल्क की फौजियों की सहबत और वहशी हमलों को सहने के बाद टेप रिकॉर्डर चलने लगे और उसका बयान दर्ज होने लगा था। मैं अपने मुल्क की फौज का इस्तकबाल करती हूँ। इन्होंने बड़ी दिलेरी से हमारी रक्षा की है, हमारी इज्जत की हिफाजत की है। इनका सलूक, इंसान परस्ती और इखलाक काबिले तारीफ है। बयान दर्ज करके पत्रकार और फौजी अफसर चले गए थे, पर वह रौदी हुई नंगी औरत बार बार सोच रही थी, आखिर हमलावर था कौन। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 37 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 38 का वाचन। हमलावरों की पहचान मुश्किल है। यह सब मिलकर अब मानव सम्मान को तोड़ देने पर आमादा हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जीवनाधिकार के प्रश्न अब वह तय करेंगे। शक्तिशाली टाइटंस को परास्त करने के बाद आर्यों के मृत्यु देवता यमराज ने एक परिषद बुलाई थी। उसमें सुमेरु अक्कादी सभ्यता की हेडीज मौजूद था। रोमन सभ्यता का प्लूटन भी इसमें शामिल हुआ था। इस परिषद में जीएस का भाई पासाइडन भी आया था। कौन पासाइडन? अर्दली महमूद अली ने पूछा। जीएस का तीसरा भाई, जिसे देव सम्राट बनने के बाद जीएस ने सृष्टि का जल साम्राज्य सौंपा था। यही है आर्य देवता व्यभिचारी इंद्र का सौतेला भाई। टाइटंस पर विजय प्राप्त करने के बाद सब मदमस्त थे। इस महायुद्ध के बाद भी यही हुआ था। जैसे वर्दी वाले फौजी अफसरों ने उस बीबी के साथ बलात्कार किया था, उसी तरह पासाइडन के साथ लौटते हुए एजेक्स ने एथेनी की प्रतिमा से लिपटी कंजरेट्रा को घसीटकर उस चिर कन्या का सीलभंग किया था। कजेंड्रा के साथ हुआ बलात्कार देवी एथेनी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बलात्कार सिर्फ कजेंड्रा के साथ ही नहीं, उसके साथ भी हुआ था, क्योंकि कजेंड्रा मूर्ति से लिपटी हुई थी। आर्यों की अहिल्या तो पाषाण प्रतिमा में पराभूत हो गई थी और एथेनी काष्ठ प्रतिमा में परिवर्तित हो गई थी। तभी से दैवी साम्राज्य के सभी देवताओं ने पृथ्वी के सीलभंग को अपना सगल बना लिया है। आदिवासी मोंतेजुमा ने टिप्पणी की। अपोलो खुद चिरकुमारी काजेंड्रा का सीलभंग करना चाहता था, जिसका उसे अवसर नहीं मिला। युद्धों के साथ लूटपाट और सामूहिक बलात्कार की यह परिपाटी अभी तक चली आ रही है। यही सभ्य कहे जाने वाले स्पेनिशों ने ब्राजील में किया था। यही हमारी सभ्यता की महिलाओं के साथ हुआ था। खुद को सभ्य पुकारने वाली इन गोरी नस्लों की भी यही सभ्यता और नैतिकता है। खैर, इसे छोड़ो। हमें मालूम है किसी अमानवीय पौराणिक सभ्यता के वंशजों ने अपने अपने साम्राज्य का विभाजन कर लिया था। जीएस ने देव सम्राट की पदवी ओढ़कर आकाश को अपना अधिकार क्षेत्र बनाया था। उसी ने पैसाइडन को जल साम्राज्य सौंपा था और हेडिज को पाताल का अधिकारी बनाया था। लेकिन याद करो इन अमानुषों की वह संधि, जिसमें तय हुआ था कि पृथ्वी पर इन सभी तथाकथित देवताओं का सम्मान अधिकार होगा। उन्हीं देवताओं के आधुनिक वंशज उसी पौराणिक संधि का वास्ता देकर आज भी पृथ्वी को अपने अधिकार में रखने का षड्यंत्र चला रहे हैं। मैं उसी का हवाला दे रहा था। हिरोशिमा बोला। आर्यों के यमराज ने तो जो परिषद आमंत्रित की थी, उसमें तीनों सभ्यताओं के दैवी साम्राज्य के मृत्यु देवताओं के अलावा पृथ्वी के तानाशाह हिटलर, मुसोलोनी और खुद मेरे देश का तोजो भी शामिल था। इन्हीं के साथ शामिल थे वे भौतिक शास्त्र के परमाणु वैज्ञानिक जो नस्लवाद से खुद त्रस्त थे, पर राष्ट्रवाद या वैज्ञानिक प्रगतिवाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं और ध्वंस का नया मृत्यु दर्शन इजाद कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का एक कुनबा था। हालांकि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी और इटली में कानूनों के कारण विरोधी माहौल बन चुका था। उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, परंतु वैज्ञानिकों के कुनबे पर इस नस्लवादी भेदभाव का असर नहीं पड़ा था।
मानवता की महामृत्यु का वैज्ञानिक फार्मूला तलाश करने में सब जुटे हुए थे। हिरोशिमा की बात सुनकर एक जिंदा बच गई बेचैन तितली पंख फड़फड़ाते हुए आई और बोली, मानवता के इतिहास का यह घोर अंधकार काल था। दूसरों को मौत देने के लिए अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस के तमाम वैज्ञानिक मृत्यु के अन्वेषण में जुट गए थे। सारे भौतिक विज्ञानी मृत्यु के आर्य देवता यमराज, ग्रीक देवता पासाइडन और पाताल पुरुष हेडिज के जर खरीज गुलाम बन गए थे। उन्होंने अपनी आत्माएं गिरवी रख दी थी। वे तानाशाहों के हाथों में मृत्यु के कारगर औजार सौंप कर विज्ञान की प्रगतिवादी अवधारणा का तर्क देते हुए अपनी पदवियों और व्यक्तिगत सुविधाएं बटोर रहे थे। तितली ने ठीक कहा है, हिरोशिमा ने तायद की। इस दौर के वैज्ञानिकों, भौतिक शास्त्रियों की पूरी जमात अपनी प्रयोगशालाओं में सिर्फ मौत पैदा करने के भयानकतम सिद्धांतों की सिद्धि प्राप्त करने में लगी थी। इसलिए इन परमाणु वैज्ञानिकों को क्षमा नहीं किया जा सकता। विज्ञान के विकास के नाम पर मौत के इन सौदागरों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। यमराज, हेडिस और पासाइडन की इस मजलिस में तीनों तानाशाह तो शामिल थे ही। जर्मन भौतिक विज्ञानी वान वीजसायर, वर्नन हाइजनबर्ग के साथ एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट ओपनहाइमर, रदरफोर्ड, रबी, एनरिको फर्मी, लियो लिजार्ड, निल्स बोहर, रूडोल्फ पिल्स और आइंस्टीन जैसे प्रकांड वैज्ञानिक भी मौजूद थे। मैं बताता हूं, इनकी वैज्ञानिक कृति को लगभग अंतिम शिखरों तक पहुंचाने वाले अनुसंधानों से जुड़े अद्वितीय और अप्रतिम इतिहास की कहानी, उस अमानवीय इतिहास की कहानी जिसने विज्ञान जैसी प्रगतिकामी और पवित्र विधा को जीवन विरोधी बनने के लिए विवश किया। अजटेक सभ्यता का मैक्सिकन सम्राट मोन्तेजुमा सामने आकर अंधकार युगीन इतिहास के सूत्र सुलझाने लगा। यह यश और अपयश का अंतर्विरोधी इतिहास है। वैज्ञानिकों का कुनबा विराट मानवता के हित में अपने प्रयोगों को अर्पित कर रहा था। वह प्रकृति के रहस्यों को अनावृत करने में लगा था, मानव शुभ की अपेक्षा के साथ। तभी तो मारी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार संपन्न किया था और कैम्ब्रिज के अपने समकालीन भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड के लिए क्यूरी ने कहा था, रदरफोर्ड ऐसे अकेले भौतिक शास्त्री हैं जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानव जाति को जीवन के बेमिसाल उपहारों से मालामाल कर सकते हैं। मारी क्यूरी ने रदरफोर्ड के विलक्षण अन्वेषणों में जीवन और जगत के लिए एक नई आशा देखी थी। रदरफोर्ड ने अपनी प्रयोगशाला में अजस्र ऊर्जा वाले अणु का अनुसंधान कर लिया था। इतना ही नहीं, मेरे वैज्ञानिक गुरु रदरफोर्ड ने अणु को भी विखंडित कर लिया था। उन्होंने अणु के केंद्रक न्यूक्लियस के रहस्य का पता लगा लिया था, जो अणु से 20,000 गुना छोटा और सूक्ष्म था, परंतु अपनी ऊर्जा शक्ति में अणु से सहस्र गुना अधिक संपन्न और शक्तिशाली। एक वैज्ञानिक से लगते व्यक्ति ने बीच में हस्तक्षेप किया। सभी लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। आपका परिचय? हिरोशिमा ने सख्ती से पूछा। मेरा नाम प्योत्र कपित्जा है। मैं रूसी हूं। मैं अंग्रेज विज्ञानी आचार्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड का शिष्य हूं। तुम मानव विरोधी अणु वैज्ञानिकों को हमारी मजलिस में आने की इजाजत नहीं है, हिरोशिमा ने क्रोध से कहा। बेहतर यही होगा कि आप यहां से तत्काल चले जाएं। उसे मोन्तेजुमा ने शांत किया। हिरोशिमा, मैं तुम्हारे जख्मों की पीड़ा पहचानता हूं, लेकिन हमें कपित्सा जैसे विज्ञानी का स्वागत करना चाहिए। मौजूद लोगों ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मैं ठीक कह रहा हूं। असीम दुख और प्रचंड यातना के समय भी हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इन्हें पहचानिए। यह वही प्योत्र एल कपित्जा है जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ कैम्ब्रिज में अनुसंधान करते रहे हैं। यही कुछ वैज्ञानिक थे जिनके पास आत्मा नाम की चीज थी। अणु को विखंडित करने का रहस्य प्राप्त कर लेने के बाद रदरफोर्ड क्लांत और उदास हुआ था। उसने अपने फ्रांसीसी मित्र क्यूरी दंपति से कहा था, हमें इस अनुसंधान के नतीजों को गुप्त रखना चाहिए। यदि यह धूर्तों के हाथों में पड़ गया तो प्रकृति की शक्ति का यह सत्य मानवता के महाविनाश का कारण भी बन सकता है।
और तब इन्हीं वैज्ञानिक कबिज्जा तथा एडिनबर्ग में कार्यरत मैक्स बोर ने अणु के विखंडन और केंद्रक की महाशक्ति का रहस्य राजनीति के सामने समर्पित करने से इनकार कर दिया था। मोंतेजुमा अभी यह कह ही रहा था कि टुकड़ों टुकड़ों में इतिहास उपस्थित होने लगा। भयग्रस्त महत्वाकांक्षाओं के अंधड़ यूरोप में चलने लगे। नस्लवाद और राष्ट्रवाद के राक्षस जगह जगह जागृत होने लगे। फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के चलते पूंजीवादी व्यवस्थाएं अपने जिराफ बख्तरों और शिरस्त्राणों की मरम्मत करने लगी। पूर्व सैनिक बेनितो मुसोलिनी के संघर्ष संघ के लामबंद लंपट स्वयंसेवक एकाएक राजनीति के क्षेत्र में उतर पड़े। इटली के नगरों महानगरों में उन्होंने मजदूरों और गरीबों के खिलाफ गुंडागर्दी का आतंक बर्पा कर दिया। गिरजाघरों के मामूली पुजारियों और पादरियों के वे संरक्षक बन गए। कस्बों की नागरिक संस्थाओं में उन्होंने संघर्ष संघ के तहत अपना वर्चस्व कायम किया। ट्रेड यूनियनों पर कब्जा किया। प्रशासन के बाबुओं और पुलिस तंत्र से मिलकर अपनी दादागिरी कायम की। उस अराजक माहौल में मुसोलिनी तब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर उभरा और प्रतिसत्ता का अवैध केंद्र बन गया। तब उसने राजकाज और सत्ता की नीतियों में हस्तक्षेप शुरू किया। एन किन प्रकारेण मुसोलिनी ने सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले चर्च से गठबंधन किया। तब पोप ने कहा, हमने इटली को उसका ईश्वर दे दिया है और ईश्वर को इटली। और उधर नस्लवादी नफरत और अंधराष्ट्रीयता ने जर्मनी को हिटलर दे दिया और हिटलर को जर्मनी। रुको, इतिहास रुको, मोंतेजुमा ने आवाज दी और इतिहास रुक गया। और सुनो, 300 वर्षों से चली आती साहित्य की साझी संस्कृति और सह अनुभव की मानवतावादी धारा तब रुक गई। औपनिवेशिक और औद्योगिक संपदा ने मानवतावाद को रोमांटिसिज्म में परिवर्तित कर दिया। कला रुचियां सामान्यकृत अनुभूति के शिखरों से उतरकर विलक्षणता की रोमांटिक घाटियों में विलुप्त होने लगी। मौलिक कलाकारों रचनाकारों की जगह विस्थापित कला का आहत दंश न झेल पाने वाले स्खलित रचनाकार कलाकार एकजुट होने लगे। वे अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए उदार होकर एक दूसरे को जीनियस घोषित करने लगे। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक मंदी से पेंटिंग्स की मंदी चौपट हो गई। बीथोवन के आवागर्द संगीत की दुनिया कुदरत की आवाजों में विलीन हो गई। कला मनुष्य के सौंदर्य या त्रास को समझने की जगह अपनी विकृति को समझे जाने की अपेक्षा करने लगी। पिकासो का क्यूबिज्म मानसिक आकृतियों को खंडित करके मनुष्य की कला चेतना को खंडारों में जाने के लिए विवश करने लगा। यथार्थ की शुभम केंद्रित परिकल्पनाओं की जगह भयावह अति यथार्थ की यातना पीड़ित अमूर्त आकृतियां आने लगी। दादा और डाली की दुनिया विकृति में अपने समय में सत्य को तलाशने लगी। डाली के समय चेतना की घड़ियां पिघलने लगी, पर वह समय की सुइयों को नहीं रोक पाया। तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की फौजें इथोपिया पर कब्जा करके थोड़ा रुक गईं। हिटलर की फौजें राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और पोलैंड को रौंद कर खड़ी हो गईं। मोंतेजुमा ने देखा, सामने फैला था एक यंत्रणा स्थल, उबड़ खाबड़, धरती फटी फटी और दरारों से छत बिच्छत। उन्हीं दरारों से जगह जगह आग की लपटें निकल रही थी। उन्हीं के साथ सांपों की तरह शिकार करती वाष्प की विषैली लहरें, उसी विषैली भाप में मूर्छित होते और दम तोड़ते लोग। हिटलर के पीछे उसका खूंखार कुत्ता खड़ा था और वह कबूतरों को दाना खिलाते हुए बोल रहा था, काकेशियन आर्यों का सूर्य और साम्राज्य इन अनार्यों के लिए नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान, संज्ञान और विज्ञान है। हमें सामी यहूदियों के घटिया विज्ञान की जरूरत नहीं है। यंत्रणा स्थलों में फिर विषैला धुआं चित्कार करता भरने लगा। लोग फिर मूर्छित होकर दम तोड़ने लगे। बर्लिन, लिमजिंग, गुंटिंजन और म्यूनिख की प्रयोगशालाएं सकते में आ गई। सहमी प्रयोगशालाओं की सांसें अवरुद्ध होने लगी। सुनो हिरोशिमा, मोंतेजुमा ने कहा, तुम्हारी यातना की कहानी यहीं से शुरू होती है। यहीं से अणु के विखंडित न्यूक्लियस का इतिहास बदलता है। मनीषा, ज्ञान और नए विज्ञान से संपन्न कोई जाति अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। पदार्थ के गर्भ में अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ उपस्थित
अणु और अणु में मौजूद उसका और भी शक्तिशाली केंद्रक न्यूक्लियस, उसकी नाभि में संचित अक्षय ऊर्जा का स्रोत, विखंडन की श्रृंखलाबद्धता का रहस्य, जो पृथ्वी को सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और प्रत्येक भौतिक उपकरण को सदियों सक्रिय रहने की ऊर्जा दे सकता था, जो मृत्यु, जरा, ज्वर, विपत्ति, आपदा, दुख, यंत्रणा, विपन्नता, भय, मृत्यु और पश्चाताप से इंसान को मुक्त कर सकता था। अजरस ऊर्जा के उस स्रोत की दिशा शुभ से अशुभ की ओर बदल गई, क्योंकि यहूदी जाति की नाभि में विखंडन शुरू हो गया था। हिरोशिमा, जिस अणु बम की पीड़ा और यातना तुमने और नागासाकी ने सही है, उसका लक्ष्य तो हिटलर, बर्लिन और म्यूनिक था। लगभग सभी अणु वैज्ञानिक तो यहूदी थे। उनकी नाभि विस्थापित कर दी गई थी। उन्हें लगभग अछूत माना गया। इतना विशाल बौद्धिक अपमान और विस्थापन तो संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वह विस्थापन भी था और निर्वासन भी। अपमान, जाति भेद, भय, प्रताड़ना, तिरस्कार और आत्मिक दंशबोध से तब चालित हुआ था यहूदी मस्तिष्क। उसमें जन्मा था प्रतिशोध का श्रृंखलाबद्ध विखंडन, और तब प्रमात्रा वाले क्वांटम सिद्धांत से विकसित सापेक्षतावादी सिद्धांत मनुष्य की नियति से निरपेक्ष और वीतराग हो गया था। हिटलर ने आर्य श्रेष्ठता के दंभ में यहूदी वैज्ञानिकों का जो तिरस्कार किया था, उसने महाविनाश का महामार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो इस दृश्य को। और अंग अंग खंडित हिरोशिमा ने देखा। प्रयोगशालाओं में साधना करने वाले ऋषियों की आकृतियां बदल रही थी। वे तंत्र साधना करने वाले राक्षसों में विरूपित हो रहे थे। हिरोशिमा ने अपनी भयग्रस्त आंखों को हथेलियों से ढक लिया। वह अर्धमूर्छित सा हो गया था। रुका हुआ इतिहास फिर सक्रिय हुआ। आर्य हिटलर ने प्रयोगशालाओं का शुद्धिकरण शुरू कर दिया। चुन चुनकर अनार्य बर्खास्त या सेवा मुक्त होने लगे। मनुष्य की अपराजेय मेधा नस्लवादी हिंसा का शिकार हो गई। यहूदी वैज्ञानिकों का पलायन होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बर्लिन छोड़कर अमेरिका की ओर चल पड़ा। कुछ वैज्ञानिक कोपेनहेगन, पेरिस, ज्यूरिख और कैम्ब्रिज की ओर भाग निकले। मैक्स बोर्न, जेम्स फ्रैंक और डेविड हिल्बर्ट ने जर्मनी छोड़ दिया। अणु बम के प्रमुख निर्माता एनरिको फर्मी को अपनी यहूदी पत्नी के कारण भागना पड़ा। हाइड्रोजन बम फैटमैन का भावी निर्माता एडवर्ड टेलर भी रुक नहीं पाया। वह जाकर ओपेनहाइमर के साथ अमेरिका की लॉस आल्मोस प्रयोगशाला में शामिल हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ आर्यों और अनार्यों के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। यहूदियों का कुचला अहम प्रतिशोध मांगने लगा। और 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 मेरी धरती न्यू मैक्सिको के अलामागोर्दो के रेगिस्तान में सुबह 4 बजे जुलाई 16 सन 1945 को वह हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। आहत मोंतेजुमा जैसे किसी बहुत गहरी चोट से कराहने लगा। अणुबम का पहला परीक्षण और दूर से अपनी त्रिशूल परियोजना के परीक्षण की सफलता को देखकर ओपेनहाइमर पिशाचों की तरह नृत्य करने लगा। संस्कृत का जानकार होने के नाते तब उसे हिंदू आर्यों की गीता से एक उदाहरण याद आया। मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही जीवन। अब मैं मृत्यु रूप में अवतरित हुआ हूं पृथ्वी के विध्वंस के लिए। मैं ही मृत्यु हूं। धरती के ऊपर रेडियोधर्मी विषैली छतरी ने आकाश को आच्छादित कर लिया। उस सुबह सूर्य ने उदित होने से इनकार कर दिया और उस विस्फोट की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया तत्काल पाताल में हुई। पाताल का जल खौलने लगा। मछलियां तड़पने लगी। पाताल तल में मूंगों मोतियों से बने जल पुष्पों से सजे नीरमहल ध्वस्त हो गए। जल कन्याओं के कोमलकांत शरीर फफोलों और बुलबुलों में बदल गए। जीवन की औषधि लाने गया गिलगमेश पाताल के उस खौलते पानी में उबलने लगा। उसका दम घुटने लगा। जब मैं पाताल में उतरा था अपने मित्र गिलगमेश को बचाने के लिए, मोंतेजुमा ने कहा, उबलता पानी, जलती कपास की तरह उमड़ता फेन, उमान से भरती, दम तोड़ती, निरीह मछलियों के निर्जीव होते पिंड,
सरसों की तरह चितराते मूंगों के महल, झुलसे हुए जलपुष्प, जलते हुए पानी में तड़पड़ाती जलपरियां। मैंने गिलगमेश को संभाला। वह तो अच्छा हुआ कि अग्नि की नदी के किनारे हमें तुलसी का एक पौधा मिला। उसके श्यामोड़ पत्तों ने गिलगमेश को छाया दी। अग्निल लहरों से उसे तुलसी की मंजरियों ने बचाया। तभी ब्रह्मांड के किसी कोने से लौह जंजीरों के खड़कने की तेज ध्वनि आई, और फिर आई प्रमथु की आवाज। गिलगमेश को सुरक्षित रखना, उसे बताना तुलसी की दाहिनी दिशा से पाताल के अंतिम तल की ओर एक जलमार्ग जाता है। रास्ते में अग्नि अरण्य पड़ता है। उसी अग्निवन के एक ओर सूर्य का अस्ताचल है और दूसरी ओर है सपनों की नगरी। उसी नगरी में छिपा बैठा है धनवंतरी स्वरूपक का जियसुद्दू, जीवन औषधि का एक अधिकारी। वह औषधि ही मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।